स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो विभिन्न पीसीएस के एग्जाम में, विभिन्न स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आए हुए हैं, उनको देख रहे हैं। विभिन्न स्टेट के आरओ एआरओ के एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं, या यूपी पीएससी के अन्य एग्जाम जैसे बीईओ में या एलटी ग्रेड के 30 नंबर का जो प्रश्न आते हैं, उसमें इस तरह के जो भी प्रीवियस प्रश्न है उसकी व्याख्या सहित हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। पहला पार्ट कल आ चुका था, आज ये दूसरा पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। आज हम लोग सिख राज्य से प्रारंभ करेंगे और गवर्नर जनरल के भी पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। इसको करने से पहले एक बात जान लीजिए कि जो रणजीत सिंह का राज्य था वो 4 सूबों में विभाजित था, जिसमें पेशावर था, कश्मीर था, मुल्तान था और लाहौर था। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी यानी श्रीनगर शामिल था। आगे चल रहा है, इसमें एक दो तथ्य और इंपॉर्टेंट है, उसको भी सम्मिलित कर लीजिए कि रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। और दूसरी बात यह है कि रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। ठीक है, ये 2 फैक्ट जो है क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है, तो सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। ठीक है, ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह ने राज्य की राजधानी कहां बनाई थी, तो लाहौर बनाई थी। सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी। पहले तो ये समझ लेते हैं कि अदालत ए आला क्या चीज है। तो अदालत ए आला रणजीत सिंह के राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम था। ठीक है, और ये कहां स्थित थी, लाहौर में स्थित थी। और स्वयं राजा रणजीत सिंह इसके प्रधान न्यायाधीश थे, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, तो ये प्राप्त किया था शाह सुजा से, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उन्होंने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो ये महाराजा रणजीत सिंह के कथन थे, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र खड़क सिंह उनके उत्तराधिकारी हुए। और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो 1839 में हुई थी। कई बार पीसीएस जैसे या आरओ के एग्जाम में कई बार फैक्ट भी पूछ लेता है, तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट के भी समायोजन करके चलना है। आगे चलते हैं, यानी ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अगला प्रश्न है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो सिख राज्य का अंतिम राजा दलीप सिंह था। ऐसा था कि 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात पंजाब का अंग्रेजों ने विलय कर लिया और दलीप सिंह को पेंशन देके ब्रिटेन भेज दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। चलिए चेक करते हैं। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, बिल्कुल सत्य है। अगला नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, ये बात गलत है। उनकी अंत्येष्टि जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, तो ये बात गलत है, यानी पहला ऑप्शन तो हमारा सही मिल गया, यानी हमारा आंसर ए होगा। ठीक है, अब और बाकी ऑप्शन क्यों गलत है इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, तो उन्होंने सिख धर्म छोड़ा था। उन्होंने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था, किसने, दलीप सिंह ने। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन क्या है, वह कभी भी रूस नहीं गए थे, गलत है, वो रूस की यात्रा किए थे, यानी यहाँ मेरा ऑप्शन ए सही होगा। हम लोगों ने बाकी ऑप्शन का भी सही तथ्य पता कर लिया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो दलीप सिंह हो चुकी, ए ऑप्शन होगा। अगला है पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से 3 परिषद के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब का विलय करा लिया था और दलीप सिंह को पेंशन देके ब्रिटेन भेज दिया था। अब यहाँ पर बंगाल के विलय, पंजाब के विलय के पश्चात डलहौजी ने 1849 में 3 लोगों की परिषद बनाई थी। ठीक है, और इसमें हेनरी लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो तो इनके सदस्य में आएगा। और जॉन लॉरेंस भी थे, ये भी आएगा। और तीसरे जो थे वो थे ग्रेनविल मानसेल, जो विकल्प में नहीं दिया है, यानी कि यहाँ विकल्प में 2 लोग सदस्य नहीं दिख रहे हैं, ए और डी। ठीक है, यानी यहाँ आंसर ए और डी होना चाहिए। ये विवादित प्रश्न है, यानी 11 का ए और डी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तीसरे सदस्य का नाम क्या था, ग्रेनविल मानसेल। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 में कौन विजयी हुआ था, तो 17
अब कौन विजयी हुआ था? इसमें हैदर अली की जीत हुई थी, ठीक है, हैदर अली की जीत हुई थी। और इस समय मैसूर पर हैदर अली का शासन था। एक चीज और यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो इसमें मद्रास की संधि हुई थी। इस समय गवर्नर कौन था? तो इस समय गवर्नर वेरेलस्ट था, ठीक है, ये पूरी बातें याद रखिएगा। और जो मद्रास की संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1769 को हुई थी, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग और भी जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उनको भी देख लेते हैं। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1780 से 1784 में हुआ था। गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग थे और इसमें जो संधि हुई थी वो मंगलौर की संधि हुई थी। अब कब हुई थी? 1784 में। और याद रखिएगा कि द्वितीय मैसूर युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और टीपू सुल्तान ने कमान संभाल ली थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ। गवर्नर कार्नवालिस थे और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने अपने आधे राज्य को खो दिया था। यहाँ एक फैक्ट और को रिलेट कर लीजिए कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में ही बनाई थी। अगला है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ बेलेजली के समय, और इसमें टीपू सुल्तान की हत्या हो गई और परिणाम स्वरूप मैसूर सहायक संधि स्वीकार की और मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हो गई, ठीक है। तो ये पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हम लोगों ने इस प्रश्न को देख लिया। आगे चलते हैं, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी। अब आगे चलते हैं, कह रहा है 1755 में डिंडीगुल में मैसूर में एक अत्याधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? तो 1755 में डिंडीगुल मैसूर में अत्याधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने की थी। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था उसका नाम क्या था? तो वो आयरकूट था, यानी बी ऑप्शन सही होगा। और एक प्रश्न और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1781 में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कह रहा है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? जब अभी हमने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि बताई थी कि श्रीरंगपट्टनम की हुई थी, तो वहीं हमने कोरिलेट कर दिया था कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। और यहाँ पे कुछ और टीपू सुल्तान से संबंधित फैक्ट को कोरिलेट कर देते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। इन्होंने क्लब की स्थापना की थी जिसका नाम है जैकोबिन क्लब, ठीक है। और विदेशों में दूतावास भी बनाने की उपलब्धि या इस तरह की स्टेप जो है वो टीपू सुल्तान ने ही लिया था, यानी यहाँ ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आगे की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति पर दूतावास स्थापित किए थे? तो डी ऑप्शन टीपू सुल्तान, चर्चा हो चुकी है अभी। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। किस युद्ध में? तो पोल्लीलूर के युद्ध में हराया था। और उस समय अंग्रेजों की लीड कौन कर रहा था सेना की? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था, ठीक है। ये भी बात याद रखिए, यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अभी हमने बताया था कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 के बीच में हुआ था कार्नवालिस के समय में, उसी समय श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था, बेलेजली गवर्नर था उस समय, उसी समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और मैसूर ने सहायक संधि स्वीकार की और यहाँ पे वाडियार वंश की स्थापना हो गई। बार बार मैं तथ्यों को कोरिलेट करते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल रहे, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि कौन सा सुमेलित एक है? पर है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो कब हुआ था? 1767 से 1769 तक। किसके समय में? वेरेलस्ट के समय में, मद्रास की संधि। और कह रहा है हैदर अली पराजित हुआ था। नहीं, पहले में हैदर अली की जीत हुई थी, मतलब वो प्लस था, अंग्रेजों से ऊपर हावी रहा। तो ये तो पहला तो हमारा सुमेलित नहीं है, और क्यों नहीं है वो तथ्यों से हम लोगों ने चर्चा भी कर ली। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 वॉरेन हेस्टिंग के समय में मंगलौर की संधि हुई 1784 में। कह रहा है हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, गलत है। इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली स्वयं मारा गया था और फिर उसके बाद टीपू सुल्तान ने कमान संभाली थी। तो बी भी नहीं मिल रहा है, तथ्यों के साथ हमने जानकारी कर ली, क्यों नहीं। तीसरा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये 1790 से 1792 में कार्नवालिस के समय में हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। कह रहा है कि टीपू सुल्तान जीता और भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये गलत है। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान ने अपने आधे राज्य को खो भी दिया था, ठीक है। अगला विकल्प है, अगला क्या है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1799 में। इसमें कह रहा है कि टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया। ये डी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। तो यानी 20 का डी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित संधियां दिया है और कह रहा है कि जरा संधियों पे चर्चा कर लीजिए। अब चलिए देख लेते हैं। अब दिया है इलाहाबाद की संधि, ठीक है। अभी हम लोगों ने कल के ही लेक्चर में इस बात को पढ़ा था कि जब भारत में अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की जो नींव, जैसे किस युद्ध में नींव पड़ गई थी, तो हम लोगों ने चर्चा की थी प्लासी के युद्ध की, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था
कि किस युद्ध में निर्णायक तौर पर जीत हो गई थी, तो हम लोगों ने देखा था कि वो कौन सा था, बक्सर का युद्ध था, 1764 में लड़ा गया था। उसके बाद एक संधि हुई थी, वो थी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि दो हुई थी, एक हुई थी 12 अगस्त 1765 को और एक हुई थी 16 अगस्त 1765 को। यानी कि जो इलाहाबाद की संधि हुई है वो 1765 में, यानी ए का डी फोर्थ वाला से सुमेलित होगा। अगला है मंगलौर की संधि। अभी हमने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको बताया कि कौन सी संधि हुई थी, मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में, यानी कि बी का दूसरा। सालबाई संधि, सालबाई संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में हुआ था, यानी हमारा सी का पहला सुमेलित होगा। और अगला है मद्रास की संधि। अभी हमने आपसे जिक्र किया था कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 में हुआ, वेरेलस्ट इसका गवर्नर था, तो इसमें मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 को, ठीक है। तो यानी कि यहाँ कौन सा होगा, डी का तीसरा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग अपने कूट को मिलान कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा सी सही सही बैठ रहा है। चलिए अगली तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था, तो सरधना मेरठ में कराया था, ठीक है। यानी सी ऑप्शन सही होगा, सरधना मेरठ में। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि का प्रारंभ किया था, गलत है। ये पहला ही स्टेटमेंट हम लोगों को गलत मिल गया। क्यों, क्योंकि जो बंगाल में राजस्व कृषि का प्रारंभ है वो मुर्शीद कुली खान ने किया था, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा गलत है। अगला देख लेते हैं, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने का निर्माण किया था, बिल्कुल सत्य है। अगला है, आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया था, ये भी तथ्य सही है। अगला है, मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेर मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण किया था, ये भी ऑप्शन सही है। यानी हमसे पूछा था कौन सा सही नहीं है, यहाँ नहीं शब्द पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कई बार हम इसको ध्यान नहीं देते और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है, ठीक है। तो आगे इस तरह की गलती न हो, क्योंकि कई बार परीक्षार्थियों ने इस बात को बताया है कि सर हमने यहाँ पे नहीं ध्यान नहीं दिया था, तो ये चीज गलती अब आगे फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा, ठीक है। और क्यों होगा ये भी हमने चर्चा कर ली। अगला है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। अभी हमने कल की ही पार्ट में इस बात की चर्चा की थी कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था, ठीक है। और इस समय मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय था। और ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध था ये किसके बीच हुआ था, तो ये अहमद शाह अब्दाली अफगानी था उसके बीच और मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ के बीच में हुआ था, ठीक है। इसलिए हमारा कथन एक गलत है। और इस समय मराठा के पेशवा कौन थे, तो बालाजी बाजीराव थे। एक प्रश्न और पानीपत के तृतीय युद्ध से पूछा जाता है कि इस समय तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था, तो इब्राहिम गारदी ने किया था। अगला है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, गलत है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो 1799 में हुआ था उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, यानी दूसरा भी कथन गलत है। तीसरा है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर कासिम जिम्मेदार है, तो बिल्कुल सही बात है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ और ये अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। सिराजुद्दौला इस प्लासी के युद्ध में हार गए थे क्योंकि मीर जाफर ने उनके साथ धोखेबाजी की थी। और आगे आप देखेंगे जब बंगाल के नवाब के बारे में कि इसका मीर जाफर को इसका उपहार भी मिला था और वो आगे चल के बंगाल का नवाब भी बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सारे विकल्प को देखा था, तो यानी हमको यहाँ पे केवल तीसरा विकल्प सही मिला, यानी बी ऑप्शन होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, कह रहा है अब गवर्नर जनरल और वायसराय के टर्म में हम लोग चल रहे हैं। अगला है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये बात गलत है क्योंकि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये रहता कि बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव तो सही हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या दिया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बना था, ठीक है। इसलिए हमारा पहला विकल्प जो है वो क्या है, गलत है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं और क्यों गलत है हम लोगों ने इस पर भी चर्चा कर ली। आगे देखते हैं, विलियम बेंटिंग भारत में प्रथम गवर्नर जनरल बन के आया था, तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था और ये किसके तहत, 1833 के चार्टर के तहत आया था। एक रॉबर्ट क्लाइव की चर्चा हो गई, तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कुछ तथ्य और है, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमने ये तो बता दिया कि रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर था, ठीक है। अगर यहाँ पे गवर्नर जनरल इस जगह अगर ये शब्द लिखा रहता कि प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव के लिए सही हो जाता। अब ये देखिए कि रॉबर्ट क्लाइव वही क्लाइव है जिसने बंगाल में द्वैत शासन लगाया था, ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग ने उस द्वैत शासन को बंगाल से समाप्त किया था। ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यानी यहाँ हमारा आंसर कौन सा सही होगा, बी आंसर सही होगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ठीक है। और वो हम लोगों को ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका मतलब ये डिस्प्यूटेड है, बिल्कुल सही, ये डिस्प्यूटेड है। अगला चलते हैं, तीसरा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ई ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ठीक है। अगला चलते हैं,
कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और बताइए कि क्या पूछा है, कौन सा क्रम पूछा है क्या, हाँ कालानुक्रम सेट करने के लिए पूछा है। तो चलिए पहले हम लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में सबकी अलग अलग तथ्यों की जांच कर लेते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिक कालानुक्रम हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है कि क्लाइव का भारत में आगमन कब हुआ था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि क्लाइव का भारत में आगमन जो है वो कब हुआ था, 3 मई 1765 को हुआ था। अब अगला है इलाहाबाद की संधि। अभी हम लोगों ने इसकी डिटेल चर्चा कर ली है कि 2 संधि हुई थी, तो वो कब हुई थी, एक 12 अगस्त 1765 को, एक 16 को, यानी कि अगस्त 1765 में हुआ था। और अगला है बक्सर का युद्ध, तो 22 अक्टूबर 1764 को। और वॉरेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल बना था। यहाँ पर इस कथन में आपत्ति है क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर नहीं बना था, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना था। सही मायने में तो ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि जब वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना था तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बना था, ठीक है। तो ये सबके बारे में तथ्यात्मक है, मेरे हिसाब से तो ये प्रश्न डिस्प्यूटेड है। आगे देखते हैं, बिल्कुल सही है, ये प्रश्न डिस्प्यूटेड है। अगला देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो चलिए जांच कर लेते हैं। पहला है कि जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की, बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी, अगला कथन चेक करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार का जो श्रेय है वो रॉबर्ट क्लाइव को जाता है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। और अगला है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। ये प्रश्न जो विकल्प है कथन का, ये हमको ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग की चर्चा होती है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग सामाजिक और प्रशासनिक सुधार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ये ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत बड़ा करने में लॉर्ड डलहौजी और बेलेजली का नाम आता है, ठीक है। बेलेजली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की व्यवगत या हड़प नीति देखते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है, ठीक है, और यही हमारा उत्तर भी होना चाहिए। अगला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने द्यूत के सिद्धांत पर ब्रिटिश साम्राज्य को समृद्धि दी थी। तो यहाँ पे द्यूत के सिद्धांत को और समझ लीजिए, द्यूत का सिद्धांत जो है वही हड़प नीति है, वही व्यवगत नीति है, ठीक है। तो यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और एक प्रश्न और यहाँ पूछता है कि जो व्यवगत की नीति है या द्यूत सिद्धांत के तहत सबसे पहले किसको शामिल किया था, तो वो सतारा को किया था 1848 में। और एक क्रम भी पूछा जाता है कई बार, तो क्रम भी मैं बता देता हूँ। 1849 में जैतपुर संबलपुर, 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को और 1856 में कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को भी क्या किया था, इन्होंने शामिल कर लिया था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पूरा देख लिया। यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। आगे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कल के लेक्चर में भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ गई थी भारत में, यानी कि वही वो पहला युद्ध था जिसने ये लगभग तय कर दिया था कि अब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में स्टैब्लिश होगा, और वो लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में था, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर ये कहता कि कौन अंतिम एकदम निर्णायक युद्ध था, तो वो हम लोग बक्सर का युद्ध बताएंगे 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। आगे चलो, यानी ऑप्शन सी सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो राजा चेत सिंह ने किया था, ठीक है। और ये कब किया था, तो ये 1781 में किया था, ठीक है, यानी यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। एक तथ्य और ये पूछा जा सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई थी, यानी बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाई थी, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाई थी, वॉरेन हेस्टिंग की। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति में यह कहा जाता है कि यदि आप दूसरे राज्यों की रक्षा कर ले तो आपका राज्य ऑटोमेटिक सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग, ए ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित है, उसी जो सुरक्षा प्रकोष्ठ है उसी का इंग्लिश रूप है रिंग फेंस, तो वॉरेन हेस्टिंग ने इसको, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से बंगाल में द्वैत प्रणाली को किसने समाप्त किया था। अभी हमने रॉबर्ट क्लाइव का जब जिक्र आया था तो मैंने आपसे बताया था कि बंगाल में द्वैत शासन की नींव रखने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे और वॉरेन हेस्टिंग ने उसको समाप्त किया था, ठीक है। तो इन दोनों बातों को याद रखिए, यह हमारा ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि समाप्त पूछा है। अगला है, बंगाल में द्वैत प्रणाली लागू की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, तो क्लियर है कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी, हमारा विकल्प सी सही होगा। अगला, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग यानी मुकदमा चलाया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग था जिसके ऊपर मुकदमा चलाया गया था, तो यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित में से किस पर संसद में महाभियोग का मुकदमा चला था, तो वॉरेन हेस्टिंग, रिपीटेड है, यानी ऑप्शन सी सही होगा।
अगला है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? कार्नवालिस ने की थी। एक तथ्य और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कि 1793 में कार्नवालिस संहिता का चर्चा दिखता है और इसमें क्या था कि इसमें शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत था। और कैसी शक्तियों का पृथक्करण? तो इसमें कर और न्याय प्रशासन को पृथक किया गया था। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अभी हम लोगों ने इसका जिक्र कर लिया है कि यहाँ हमारा कार्नवालिस बिल्कुल सही होंगे, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली, कार्नवालिस को माना जाता है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। देखिए कितना रिपीटेड है। अगला है कि 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो दरोगा को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही होगा। ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ पे थी? तो लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ पे है? गाजीपुर में है। और अगर ये पूछ ले कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 5 अक्टूबर 1805 में हुई थी, यानी हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लागू नहीं होता है? ठीक है, तो देख लिया जाए। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाना, ये वेलेस्ली की सहायक संधि का मूल आधार था, सही है ये। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, बिल्कुल सही है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ऐसी कोई मंशा नहीं थी। अगला है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी बिल्कुल सही है, यानी हमारा यहाँ विकल्प कौन सा सही दिख रहा है? सी। ये सी वाला स्टेटमेंट गलत है। अगला है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है, ये इन्होंने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला है 1802 में जो बसीन की संधि हुई थी वो किसके बीच हुई थी? तो ये एक पहले इसमें तथ्य जान लीजिए कि 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों ने बसीन की संधि की थी। और किससे की थी? तो ये अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। तो यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अब यहाँ शब्दों पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये नहीं दिया कि वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला, ये कह रहा है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही हो जाएगा। अगर ये पूछता कि वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला, तब हम हैदराबाद के निजाम को बोलते, तब हमारा बी ऑप्शन सही होता। ठीक है, यह हमारा ए ऑप्शन सही होगा। दिया है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया था? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, अभी हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, और इसमें एक फैक्ट और आप लोग जान लीजिए कि जो वेलेस्ली की सहायक संधि है, ठीक है, ये कब आई थी? ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के दौरान सबसे पहले 1798 में, ठीक है, हैदराबाद को इसमें सबसे पहले लिया था। ठीक है, और उसके बाद मैसूर को 1799 में, फिर तंजौर को 1799 में, अवध को 1801 में लिया था। ठीक है, तो यहां हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। दिया कि सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, तो अब देखते हैं सहायक संधि किसने किसने स्वीकार की थी। अगर ये मालूम होगा तो हम लोग का काम बन जाएगा। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले लोगों में अगर देखा जाए तो हैदराबाद था ही था। ठीक है, इंदौर के होलकर राज्य भी थे। ठीक है, अगला इसमें जोधपुर के राजपूत राज्य भी थे। ठीक है, और मैसूर के भी शासक थे, तंजौर भी थे। ठीक है, और बरार के भोसले भी थे शामिल इसमें। तो यानी कि ये डिस्प्यूटेड प्रश्न है, ये प्रश्न ही गलत है क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। तो यानी ये डिस्प्यूटेड है, बिल्कुल सही है, डिस्प्यूटेड है। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देसी राज्य कौन था? तो अभी हमने आपसे ये बात कहा था कि सहायक संधि चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है अवध, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये पूछ रहा है कि वेलेस्ली की सहायक संधि, तो यहाँ पे हैदराबाद के निजाम हो जाएगा। और हैदराबाद को कब शामिल किया गया था? 1798 में। ठीक है, तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही होगा। करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि स्वीकार करने वाले उनका कालानुक्रम भी बता दीजिए। ठीक है, तो कालानुक्रम अभी हम लोगों ने पूरी विस्तृत चर्चा कर ली है कि हैदराबाद को कब लिया गया था? तो हैदराबाद को 1798 में, मैसूर को कब लिया गया था? 1799 में, अवध को कब लिया गया था? तो 1801 में, और सिंधिया कब लिए गए थे? तो वो 1804 में लिए गए थे। तो इस प्रकार हम लोग कालानुक्रम सेट कर लेंगे और इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि की सूत्रपात की थी? तो वेलेस्ली ने ही की थी, ये बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो देखते हैं, शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना नहीं,
मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों को सुरक्षा, बिल्कुल नहीं। खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, नहीं। अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, ये बिल्कुल सही था, ठीक है, तो ये भी सही है। अभी हम लोगों ने ऊपर सहायक संधि की क्यों आवश्यकता, क्या उद्देश्य थी, उस पर हम लोगों ने डिटेल चर्चा की, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना सहायक संधि का उद्देश्य था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो चर्चा देख लेते हैं। पहला दिया है कि बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में, बिल्कुल सही है। अगला है सहायक संधि, तो सहायक संधि के बारे में यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी दिख रही है, क्योंकि सहायक संधि 1798 में हुई थी और ये 1863 दिखा रहा है, तो यानी हमारा यहाँ पे बी सुमेलित नहीं है। अगला भी चेक कर लेते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब हो गया था, तो वो कब हुआ था, 1833 के अधिनियम से, ठीक है, तो ये भी सही है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार के लिए खोला गया था, वो 1813 में, ये भी सही है। यानी हमको यहाँ पे गलत कौन मिला, सहायक संधि, यहाँ 1798 की जगह 1863 दिया, यानी विकल्प बी सही होगा हम लोगों का, बिल्कुल सही है। अगला है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो नीचे दिए गवर्नर जनरलों में से किस एक में भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था, तो वो थे लॉर्ड बेलेजली, ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये बेलेजली यहाँ पे सत्ता स्टैब्लिश करने वाले में बहुत प्रमुख वो था, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो पहले ये समझ लेते हैं, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में हुआ था, ठीक है। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि सुगौली की संधि कब हुई थी, तो वो 1815 में हुई थी और ये आंग्ल नेपाल युद्ध से ही संबंधित है और इस समय लॉर्ड हेस्टिंग था गवर्नर जनरल, ठीक है, तो ये इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सुगौली की संधि, देखिए आई गई 1815 में हुई थी, यानी डी ऑप्शन। किसके दौरान हुई थी, तो ये आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच। अगला देखिए, कह रहा है कि इनको सुमेलित कर, देखिए नहीं शब्द दिया है, कौन सुमेलित नहीं, ठीक है, देख लिया जाए। तो कह रहा है बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो उस समय कौन था, हेक्टर मुनरो था, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। अगला है आंग्ल नेपाल युद्ध, तो अभी हम लोगों ने देखा है लॉर्ड हेस्टिंग था, ठीक है, और आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में, ये भी सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बेलेजली के समय में 1799 टीपू सुल्तान मारा गया। अगला है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग होना चाहिए, यहाँ पे यहाँ दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, तो ये गलत दिया है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1817 से 1818 में हुआ था, यानी कि यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था, तो अभी फिर वही रिपीटेड है, ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, यानी सी ऑप्शन। देखिए उसी को किस तरह से अलग अलग, कभी कथन में कभी विकल्प में, ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रश्न पूछे गए वो आप गलत नहीं होनी चाहिए। आप चाहे परीक्षा की तैयारी कैसे भी करिए, आपका जो भी पैटर्न हो वो अपना सेट करिए, उसी की तैयारी करिए, जैसे भी जहां से भी करना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चैनल से जुड़ जाइए, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न अगर गलत हुए तो दिक्कत हो जाएगी। नए प्रश्नों को पढ़ना, विस्तार में पढ़ना, तथ्यों के साथ साथ फैक्ट और सारी चीज़ों, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों कवर करना, वो सब सही है, लेकिन मेन बात यह है कि हमको प्रीवियस ईयर के प्रश्न को गलत नहीं करना, और हम लोग यहाँ केवल प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही नहीं कर रहे हैं, उनको 360 डिग्री में देख रहे हैं, विकल्प में और जो दिए हैं उसको भी हम लोग एलेबोरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको विस्तार में करना है और इसके लिए बिल्कुल डिटेल। और एक आगे की कार्य योजना भी बता दूं आपको कि हमने पॉलिटी के सेक्शन लगभग खत्म कर दिए, मात्र 1 या 2 वीडियो और आना बाकी है। पॉलिटी हम लोगों ने खत्म कर दिया, वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं, वो वन लाइनर के फॉर्मेट में डिटेल चर्चा की गई है, ठीक है, तो पॉलिटी खत्म है। इतिहास के सेक्शन को हम लोगों ने शुरू ही कर दिया है, ठीक है, और जैसे ही पॉलिटी खत्म होगा पर्यावरण पारिस्थितिकी भी शुरू हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल प्री प्लान तरीके से एकदम चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल इसको आप लोग भी अपने स्तर से लग जाइए और लग ही गए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, करे सर टॉमस मुनरो किस वर्ष मद्रास के गवर्नर थे, तो ये मद्रास के गवर्नर 1820 से 1827 के बीच में थे। इसमें एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि जो भारत में भू राजस्व की वसूली की व्यवस्था थी, उसमें इसी टॉमस मुनरो के ही समय दक्षिण भारत में रैयतबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। जब हम लोग भू राजस्व वाले सेक्शन में आएंगे तो उसको और डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि नाम का उल्लेख हो गया तो इसलिए मैं तुरंत कोरिलेट कर देता हूँ, ये मेरी आदत है, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। और रैयतबाड़ी व्यवस्था का मतलब, रैयत शब्द का मतलब होता है किसान, यानी इस व्यवस्था में सीधे किसान के साथ करार हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, ये ऑप्शन सही है। कराए के निम्नलिखित में से किस पर कुप्रशासन के आधार पर मैसूर को अपने राज्य प्रशासन में ले लिया था, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये काम लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था, ठीक है। हालांकि ये इस तरह के कामों को करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। इन्होंने 1831 में मैसूर को ले लिया था, और एक और तथ्य जोड़ लीजिए कि 1834 में कुर्ग और कछार के भी इलाकों को इन्होंने शामिल किया था, तो यानी मैसूर के साथ साथ कुर्ग और कछार के इलाके भी आ जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कराए कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों का तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से किसका संबंध है,
तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का है, ठीक है, हम लोगों ने डिटेल चर्चा की है। बी ऑप्शन करेक्ट। ठगों के दमन के लिए निम्नलिखित में से कौन इसमें संबंधित है? तो ठगों के दमन के लिए यहाँ ऑप्शन बी सही दिख रहा है, कैप्टन स्लीमैन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला है ठगों के उन्मूलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रिपीटेड प्रश्न है, स्लीमैन ने किया था, बी ऑप्शन सही होगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार प्रश्नों परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक है, और बहुत प्रचलित प्रश्न है। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो 1829 में लगा था, और किसके शासनकाल में लगा था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। तो यहाँ विकल्प हमारा सी सही दिख रहा है, देखिए कई बार पूछा गया है। अगला है सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो वही रिपीटेड प्रश्न है। तो सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने घोषित किया था, हमारा विकल्प बी सही होगा, और 1829 में। बार बार ईयर भी रिकॉल करते रहिए। अगला प्रश्न है, देखिए पूछ दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कब समाप्त किया था? तो 1829 में, विकल्प सी सही होगा यहाँ हमारा। अगला प्रश्न है, इनमें से बंगाल के से दासों के निर्यात को रोक कब लगाई गई थी? तो ये 1764 में लगाई गई थी, ठीक है, तो हमारा विकल्प ए सही होगा। अगला है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किसके तहत हुआ था? तो कुप्रशासन के आधार पे 1856 में। हम लोगों ने कई बार इसकी चर्चा की है, डी ऑप्शन सही होगा। करे बघात रियासत को कब शामिल किया गया था? ठीक है, तो ये शामिल किया गया था 1850 में, जब हमने आपको बताया था कि लॉर्ड डलहौजी ने व्यवगत यानी हड़प नीति के तहत जब किया था। तो सबसे पहले सतारा को 1848 में, फिर जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, और उसके बाद नंबर आया था 1850 में बघात को, ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो 1856 में हुआ था, कुप्रशासन के आरोप पे, डी ऑप्शन सही है। कह रहा है कि विलय के सिद्धांत में क्रमानुसार पूछ रहा है, ठीक है, तो देख लेते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले अभी हमने चर्चा की थी सतारा 1848 में, अगला है झांसी 1853 में, बघात 1850 में, उदयपुर 1852 में। इस प्रकार हम लोग कालानुक्रम सेट कर लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, अधोलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है? ठीक है, ये सतारा 1849 दे रहा है, गलत है, 1848 में। पंजाब का विलय 48 में, बिल्कुल गलत है। अवध का विलय 1856, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिटेल चर्चा की, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित कथनों में विलय की नीति को नियोजित और क्रियान्वित किसने किया था? तो विलय की नीति को किसने क्रियान्वित किया था? तो ये डलहौजी ने किया था, ये हम लोग कई बार हो चुका है, यानी सी ऑप्शन सही हो गया हमारा। कह रहा है ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा कुप्रशासन का बहाना लेकर किसको? तो अवध को 1856, ए ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजसी राज्यों का विलय का क्रम क्या है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा की, देखिए कितना रिपीटेड है ये, इसको बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। झांसी 1853, संभलपुर 1849 में, सतारा 1848 में, ठीक है, अब ये सेट हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। कह रहा है विलय की नीति के तहत जो है प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो सतारा हम लोग ये पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, तो सतारा हमारा विकल्प सही होगा, यानी हमारा विकल्प बी सही होगा। कह रहा है कि जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत में किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये लॉर्ड डलहौजी को जेम्स एंड्रयूज रैमजे कहते हैं, हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय कब संपन्न की गई थी? तो ये विजय किसके समय में हुई थी? एलन बरो के समय में सिंध पर विजय प्राप्त हुई थी। और अगर आपसे ये पूछेगा कि ये सिंध पर विजय कब हुई थी, तो 1843 में याद रखिएगा, यानी एलन बरो को भी याद रखिए, 1843 भी याद रखिए, ये ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए पूछ दिया सिंध पर ब्रिटिश कब हुआ था? तो 1843, अभी हम लोगों ने चर्चा कर दी, एलन बरो के समय में, यानी यहाँ हमारा ए ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने कराया था? तो सिक्किम का भारत में विलय किसने कराया था? तो ये भी लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, यहाँ हमारा विकल्प सी सही होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश में विलय हुआ था? तो यहाँ जेम्स आउड्रम जो था उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था, ठीक है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। कह रहा है भारत में प्रथम रेल लाइन किस गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? तो प्रथम रेल लाइन जो है 1853 में बंबई से ठाणे के बीच में चली थी, और लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी, तो यहाँ हमारा बेसर ए सही होगा। अगला है कि जो प्रथम रेल लाइन 1853 में बिछाई गई थी वो किन नगरों के बीच में चली थी? तो अभी हम लोगों ने चर्चा की 1853 में बंबई से ठाणे के बीच में, बी विकल्प सही होगा। अगला है भारतीय रेलवे की जो लाइन थी वो किस में बिछाई गई थी? तो 1853 में। देखिए कितना रिपीटेड, कई बार पूछा है। कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेलवे लाइन प्रारंभ किया था, हाँ ये एक स्टेप आगे बढ़ के इन्होंने पूछा कि किस कंपनी ने, तो ये है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, हमारा बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे।
अगला है ब्रिटिश भारतीय राज्य के अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो याद रखिएगा ये डफरिन के समय में हुआ था। और डफरिन का समय कब है? तो ये 1885 में जब तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हो गया तो उसके बाद 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा भारत में शामिल हो गया था। और उस समय कौन? डफरिन का समय था, ठीक है, वायसराय डफरिन था। और जब 1885 का जिक्र आता है और डफरिन का जिक्र आता है तो ये भी फैक्ट आपको कोरिलेट कर लेना चाहिए कि 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो वो डफरिन के ही समय में हुई थी, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिए। अगला चलते हैं, ए ऑप्शन सही है। कर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाला कौन था? तो यहां हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ? तो ये याद रखिएगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रभावों से ये हुआ था, ठीक है। और उस समय शासन किसका था? तो ये कैनिंग का शासन था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन सा है? तो वो 1856 है, ठीक है। तो ये संपूर्ण हम लोगों ने इससे रिलेटेड फैक्ट को देख लिया। बी विकल्प सही है। करें 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया द्वारा घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। बी विकल्प सही होगा हमारा यहाँ पे। एक चीज और याद रखिएगा कि 1 नवंबर 1858 को जो ये घोषणा पत्र सुनाया गया था, इसके तहत जो दत्तक पुत्र वाली समस्या आ रही थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब दत्तक पुत्र को लीगल कर दिया गया। दूसरी एक चर्चा और की गई कि यहाँ पर जो शासन था वो कंपनी से हटा के अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था, ठीक है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। और एक बात और यहाँ पे चर्चा आ गई तो देख लीजिए कि अब भारत में गवर्नर जनरल के स्थान पे वायसराय आने लगा और उस हिसाब से लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना था, ठीक है। तो ये पूरा होलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको हम लोगों ने देखा। बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। करा कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय अभी हमने चर्चा कर ही ली, लॉर्ड कैनिंग। किसके तहत था? तो ये पूरी 1858 अधिनियम। अगला है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया था कैनिंग ने, कहां पे? इलाहाबाद में, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही होगा। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के लिए पुनः स्थापित करने का, तो अभी हमने पूर्व में ही अपनी चर्चा में इस बात को कहा था कि 1 नवंबर 1858 के साम्राज्ञी घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग, यानी हमारा यहाँ पे विकल्प कौन सा ठीक दिख रहा है? डी सही दिख रहा है, ठीक है। तो डी सही होगा। करें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1877 में। जरा इसको डिटेल देख लीजिए। राजसी उपाधि अधिनियम के तहत, ठीक है, ब्रिटिश संसद ने 1876 में इसको पारित किया था, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, ठीक है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? सी सही होगा। हमने डिटेल इसका पूरा विवरण भी बता दिया आपको। अगला है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा का समर्थन किया था? तो वो एलन बरो ने किया था। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है। एलन बरो के समय में दास प्रथा का समापन हुआ था। अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि ये कब हुआ था, तो ये 1843 में हुआ था, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। कराई की निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ठीक है, देख लेते हैं। अब दिया है कि कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की थी, बिल्कुल सही है। यहाँ ईयर भी याद रखिएगा, 1793 में, ठीक है। कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। और एक फैक्ट और यहाँ पे बात चर्चा आ गई तो जान लीजिए कि स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है इसमें जमींदारों का प्रभुत्व था, ठीक है, वही भूमि के असली मालिक बन गए थे। और अगला है कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता को कुशल अकर्मण्यता भी कहते हैं। और ये दिया था आपको जॉन लॉरेंस ने, और ये दे रहा है बेलेजली। यही हमारा गलत है, ये भी गलत हमारा। और अगला है सहायक संधि, तो सहायक संधि तो हम लोग पढ़ते ही चले आ रहा है कि बेलेजली के समय में, यानी कि सी ऑप्शन इसमें हमारा आंसर होगा। नहीं, गलत, ये भी गलत है। डलहौजी ने कौन सी दी थी? व्यवगत नीति थी, सहायक नीति बेलेजली की थी। अगला है कि लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? पूछ रहा है सही सुमेलित है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्थायी बंदोबस्त 1793 में कार्नवालिस के ही समय में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अभी हमने जिक्र किया था डफरिन के समय में हुआ था, ठीक है। देखिए अभी हमने चर्चा की थी और वो देखिए इंप्लीमेंट भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। करें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, ठीक है। नहीं शब्द पे याद रखिएगा। कार्नवालिस 1793 में, स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त बिल्कुल सही है। सहायक संधि बेलेजली की बिल्कुल सही है। व्यवगत नीति हड़प नीति, ठीक है, ये किसने? डलहौजी ने, बिल्कुल सही है। और उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत, इसको और क्या कहा जाता है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का सिद्धांत, ठीक है। या एक शब्द में और कुशल अकर्मण्यता भी कह सकते हैं। तो ये किसके समय में हुआ था? तो ये जॉन लॉरेंस के समय में हुआ था, ठीक है। ये यहाँ पे गलत दिया, यानी हमारा ऑप्शन डी सही होगा। और कैनिंग प्रथम वायसराय था। अगला देखिए, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में? कार्नवालिस के शासनकाल में 1793 में, यानी हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त 1793 में कार्नवालिस बिल्कुल सही है। सहायक संधि बेलेजली बिल्कुल सही है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में है, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था? तो वो हम लोगों का, बोलिए जल्दी, बेलेजली के समय में हुआ था, ठीक है। 1803 से 1805 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला है कि
1829 का 17वां रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि 1829 में ही सती प्रथा का अंत भी इन्होंने ही किया था, यानी यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा, सी सही होगा। अगला है पेशवाई कब समाप्त हो गई थी, तो ये 1818 में पेशवाई समाप्त हो गई थी, ठीक है। और इस प्रकार आज के सेक्शन का ये अंत हो गया। आगे हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जाए, लेकिन विश्लेषण के साथ। विश्लेषण में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है, उसको सेट कर दिया जाएगा, पूरा सेक्शन कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने फिर आपसे बता दिया पॉलिटी का लगभग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, समय बिल्कुल नहीं है, वो वन लाइनर के फॉर्मेट में है, लेकिन वो भी वही यही चीज़ है, ठीक है। और उसकी विस्तार चर्चा हुई, पर आप जरूर उसको देखें कि वो क्या दिया है उसमें, ठीक है। और जैसे ही पॉलिटी खत्म होगा तुरंत पर्यावरण पारिस्थितिकी चालू हो जाएगा, इतिहास चल ही रहा है आप लोगों का, बिल्कुल तत्परता के साथ लग जाइए, ठीक है। आपको यहाँ पर टू द पॉइंट पढ़ाई की बात होगी, चर्चा टारगेट क्या है कि पेपर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बहुमूल्य समय आपका भी है और बहुमूल्य समय मेरा भी है, और इसका सदुपयोग करें, ठीक है। इसी आशा के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग चैनल के साथ जुड़ गए होंगे, ठीक है, और अपने लोगों के बीच में भी इसको शेयर करें। बहुत बहुत